Hi, once again, welcome back to the most premium course of Spring Framework and Spring Boot in Hindi. So, लास्ट टाइम हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा था एंड हमने ये देखा कि सेटर इंजेक्शन वर्सेस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कब कैसे क्या डिफरेंसेस है, हम लोग सब कुछ यूज करके देख लिया. नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स लर्न. एंड आज हम सीखेंगे थोड़ा डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री के बारे में. एक क्लास है XML बीन फैक्ट्री जो IOC कंटेनर को इन्वोक करवा रहा होता है ना, उसी क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग. बट एक और क्लास है डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग फर्दर अभी यूज करने वाले हैं. XML बीन फैक्ट्री का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ उसमें है एक, मैं बताऊंगा उसका कौन सा और क्या क्या चीज़ें हैं. एंड सेकेंड पार्ट इस वीडियो को, मतलब ये वीडियो जो है दो पार्ट में होगा. एक डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री वाला पार्ट, एक पार्ट होगा क्लास पाथ रिसोर्स वर्सेस फाइल सिस्टम रिसोर्स. पहली बात तो ये फर्स्ट पार्ट है डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री का. मतलब इसी वीडियो को, यही वीडियो दो पार्ट में बटा हुआ है. आप पूरा का पूरा ये जो वीडियो का ड्यूरेशन है दो पार्ट में रहेगा. तो हम लोग सीखने वाले हैं पहले डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे से. तो आराम से बने रहिए और बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से समझ जाएंगे. देखिए, डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री एक्चुअली में एक क्लास है. डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री एक्चुअल में एक क्लास है जो कि IOC कंटेनर को ये भी रिप्रेजेंट करता है. ध्यान से समझिएगा, ये जो बीन फैक्ट्री था हमारा, जिसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे XML बीन फैक्ट्री का, राइट. हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे? XML बीन फैक्ट्री. और उसको होल्ड कर रहे थे बीन फैक्ट्री के इंटरफेस टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में. क्या रेफरेंस वेरिएबल है, कॉमन इंटरफेस था, तो हम लोग इसको होल्ड कर सकते थे. उसी तरीके से ये जो बीन फैक्ट्री है, अभी समझते हैं यहाँ पर, उसके बाद आगे समझेंगे. ये जो बीन फैक्ट्री है, ये इसको डिप्रिकेट कर दिया गया था 3.1 वर्जन से. जब स्प्रिंग का 3.1 वर्जन आया तो इसका डिप्रिकेशन हो गया. इसका मतलब ये होता है, अगर कोई चीज़ या कोई क्लास डिप्रिकेट हो रहा है कोई वर्जन में, किसी स्प्रिंग या किसी टेक्नोलॉजी, किसी फ्रेमवर्क में, तो इसका मतलब उसका सपोर्ट जो है आने वाले टाइम में कभी भी, आने वाले नए वर्जन में कभी भी ख़त्म कर दिया जा सकता है. और ये है तो उसका फ़ायदा फिर आप नहीं उठा पाएंगे. तो हमें टाइम के साथ अपडेट होना पड़ता है ना. तो ये जो डिफ़ॉल्ट XML बीन फैक्ट्री क्लास था, ये डिप्रिकेट कर दिया गया था. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ से समझें, अभी हम लोग ट्राई करते हैं समझने का. यहाँ देखते हैं, अगर मैं डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री खोलूँ और ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क 5.3.20 जो है ये खोलता हूँ और जस्ट सी यार, यहाँ अगर हम यहाँ देखें इसमें, एंड एक मिनट, ये टास्क बार हमारा जो है गायब होने वाला सिस्टम है, इसको ठीक करते हैं. हाँ सही है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री. यस बिल्कुल. अब ज़रा आते हैं हम लोग इसको बीन फैक्ट्री खोलते हैं, ट्री का डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्स खोलेंगे. यस, ये 5.3.20 हमारा आ गया. यहाँ देखिए, सबसे पहली लाइन ही लिखा गया है, ये क्लास XML बीन फैक्ट्री है. यस और नो, है ना. इसका फर्स्ट लाइन ही आपको मिल जाएगा कि डिप्रिकेटेड एज ऑफ स्प्रिंग 3.1 इन फेवर ऑफ डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री एंड XML डेफिनेशन रीडर. तो ये क्या है कि ये जो XML बीन फैक्ट्री जो IOC कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, तो इसको तो पहली बार डिप्रिकेट कर दिया गया. अब आने वाले टाइम में कभी भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है. तो इसका मतलब हमें जो यूज करना है, अब करना है डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री का. पर यहाँ समझते हैं थोड़ा सा क्यों. यहाँ देखिए क्या इसके लिमिटेशंस थे वो समझते हैं. वही चीज़ लिखा हुआ है, लिमिटेशंस ऑफ XML बीन फैक्ट्री क्लास का क्या लिमिटेशन था वो समझते हैं. इट डज नॉट अलाउ टू टेक मल्टीपल XML फाइल और मल्टीपल स्प्रिंग बीन कन्फिग्रेशन फाइल एट अ सेम टाइम. कहने का ये मतलब हुआ, जरा सपोज कीजिए आप एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन बना रहे हैं, मतलब वो जो ऐप है वो प्रोडक्ट बन रहा है, आपका तैयार हो रहा है, प्रोडक्शन पे जाएगा वो ऐप. बात ये है कि जब आप प्रोडक्शन लेवल पर काम करेंगे तो आप सिर्फ 2, 4, 5 क्लासेस पर काम नहीं करेंगे. हो सकता है 200 क्लासेज हो जाए, हो सकता है 300 क्लासेज हो जाए, हो सकता है 400. कॉम्प्लेक्स जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा, आर्किटेक्चर रहेगा उस एप्लीकेशन का, उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और कोड को ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा. तो हम लोग ज़्यादा अलग अलग पर्पस करेंगे तो
क्लास जो है निकलेगा अलग अलग, सब ढेर सारा क्लास बनेगा। तो सपोज कीजिए जब आपके पास 2-4 क्लास है तब तो ठीक है, एक ही बिन में आप जो है एक XML फाइल एक बना रहे हैं, स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल एप्लीकेशन context.xml बना करके वहाँ पे सब कुछ कर दे रहे हैं, काम हो जा रहा है। पर ज़रा ध्यान से समझिए, जब 200 क्लासेज होंगे, जब 100 क्लासेज होंगे, 100 क्लासेज, क्या एक ही XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सब बीन को कॉन्फ़िगर करना ये सही बात है? क्या वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है? क्या एरर हो सकता है? क्या उसको मैनेज करना थोड़ा टफ हो सकता है? क्योंकि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अगर कुछ थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो सारे क्लास मतलब एप्लीकेशन तो रन ही नहीं करेगा ना आपका, क्योंकि बीन तो बन ही नहीं रहा। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो पहला प्रॉब्लम तो यही था कि XML बिन फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक समय में एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रख सकता है, होल्ड कर सकता है, बस एक ही ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंटरनली ऑल्सो यूजेस डिफॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री फॉर रजिस्टरिंग का मतलब रिकॉग्नाइजिंग एवरी स्प्रिंग बीन। कह रहा है कि ये जो XML बिन फैक्ट्री था इंटरनली ये डिफॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री को ही यूज करता था। अरे भाई, जब ये इंटरनली डिफॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री को यूज करता है तो मैं क्यों XML बिन फैक्ट्री का प्रयोग करूंगा यार? मैं सिर्फ डायरेक्ट डिफॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का प्रयोग कर लूंगा। पर आप बोलेंगे मैंने क्यों पढ़ाया पहले आपको XML बिन फैक्ट्री? भाई इसको समझना आसान था, हमारा गोल ये था कि हम कॉन्सेप्ट समझें, डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझें, तो आसान बनाने के लिए मैंने आपको समझाया ये बिन फैक्ट्री का। अब उसको हम रिप्लेस करेंगे, धीरे धीरे ऐसे स्टेप वाइज बढ़ेंगे, सीखेंगे तो मज़ा आएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। यस और नो? राइट डाउन इन द कमेंट्स। तो जब इंटरनली XML बिन फैक्ट्री जो है इस क्लास का प्रयोग करता ही था रिकॉग्नाइज करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, जो भी आप स्प्रिंग बिन डिक्लेयर करेंगे उनको। यहाँ देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, कन्वेनियंस एक्सटेंशन ऑफ डिफॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री दैट रीड्स बिन डेफिनेशन XML फ्रॉम XML डॉक्यूमेंट डेलीगेट्स टू XML बिन डेफिनेशन। ये तो उसके लिए, इसके लिए मतलब बोला जा रहा है, बट स्टिल ये जो है यहाँ देखिए, यहाँ पे ये हमने किसका खोल रखा है? XML बिन फैक्ट्री हमारा। यहाँ ये वाली लाइन पढ़ी है कि दिस क्लास रजिस्टर्स ईच बिन डेफिनेशन विथ द डिफॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री सुपर क्लास। तो जब ये सुपर क्लास था और हम इसको प्रयोग कर रहे हैं तो क्या मैं इसका यूज नहीं कर सकता डिफॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का? क्योंकि XML बिन फैक्ट्री ये क्लास भी इंटरनली किसको प्रयोग कर रहा है, किसका यूज कर रहा है? इस डिफॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का। भाई जब इस डिफॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का यूज कर रहा है इंटरनली, और जब हम खुद भी इसका यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। और ये इसका फ़ायदा भी है, अभी फ़ायदा भी उसका भी पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको 3.1 से जो है डेप्रिकेट कर दिया गया। भाई ये थोड़ा सा स्लो भी था XML बिन फैक्ट्री इसके कंपैरिजन में, और एक टाइम में एक ही स्प्रिंग बिन का फाइल ले सकता था, दूसरा वो मैनेज कर ही नहीं सकता था। और ये डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री जो है एक टाइम में एक से ज़्यादा मल्टीपल बिन्स अलाउ करता है यार। तो सोचो, अब आपके पास जब 200 क्लासेज होंगी तो उसको मैनेज करना एज अ बीन डिपेंडेंसी में कहाँ कौन बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए? डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। यस और नो? यस, यस ना? हाँ, तो ये क्लास हर एक बीन को बताने के लिए कि हाँ भाई ये जो स्प्रिंग बीन का ऑब्जेक्ट बनेगा किसका प्रयोग करता था? डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का इंटरनली। तो इसलिए ये आखिर वही बात है, तो इसकी वही लिमिटेशन हो गई। उसके बाद जो है इसमें कि द XML parsers used by XML bin factory to parse and process XML is not too good as performance wise। जो XML parser, ये थर्ड वाला पॉइंट हम देख रहे हैं कि जो XML parsers हम नहीं एक्चुअली XML bin factory जो XML parsers का यूज करता था, जिसका प्रयोग करता था उस XML फाइल्स को पार्स करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, वो परफॉर्मेंस वाइज इतना भी अच्छा नहीं था जो डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री करता है। तो ये थोड़ा सा ठीक है ना, थोड़ा सा स्लो था इसका पार्सर भी। तो हमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट ऐसी पता चली कि भाई पहली चीज़ की XML बिन फैक्ट्री जो है मल्टीपल एक कन्फिगरेशन फाइल ले ही नहीं सकता, वो अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, जब 200-300 क्लासेस होंगी तो दिक्कत होगी राइट कन्फिगर करने में। दूसरा जो हमारा था कि डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री को इंटरनली ये यूज करता ही है राइट। तीसरा है कि इसका XML बिन फैक्ट्री जो है, इसका पार्सर जो है थोड़ा स्लो था एज कंपेयर टू दूसरे पार्सर्स। तो अब बारी है, और डॉक्स मैंने दिखाया, सी डॉक्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, है ना, दिखाई दिया डॉक्स। अब जरा ये समझते हैं, देखिए
डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। अगर आप जाएं यहाँ से डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री में, ठीक है, मैं इसको ज़रा खोलता हूँ डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री को। अब ज़रा ये देखिए, डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री है ना ये, और इसके साथ एक और क्लास होता है, एक XML बीन रीडर, इसका गया बीन डेफिनेशन रीडर करके होगा, है ना, वो वाली क्लास जो इसका बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें डिफ़ॉल्ट बिन फैक्ट्री है तो वही वाली बात है। एक मिनट, यहाँ पे मैं खोलता हूँ डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री डैट रीड्स बिन डेफिनेशन फ्रॉम XML डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पढ़िए, ये क्या कह रहा है कि भाई डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री क्या करता है, रीड कर रहा होता है XML डॉक्यूमेंट को, और कैसे रीड करवाता है, तो अपना काम ये डेलीगेट कर देता है, कहता है मैं नहीं रीड करूँगा। ये जो डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री है, ये जो डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री है, ये कहता है कि भाई मैं नहीं रीड कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जो हमारे प्रोजेक्ट थे, ये मैंने ऑलरेडी खोल रखा है STS अपना, यहाँ देखिए ये जो हमारा ये लाइन तो सिर्फ होल्ड करता है ना रिसोर्स, इसका नाम को और इसके लोकेशन को होल्ड कर रहा है, लेकिन सब कुछ काम कहाँ होता है, इसको लोड करवाने का काम सब बिन फैक्ट्री कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है बिन फैक्ट्री, XML बिन फैक्ट्री। तो XML बिन फैक्ट्री जो है क्या कहता है कि भाई ये जो होल्ड करने का काम कर रहा है, सारा काम मेरे पास ही है, और इंटरनली फिर उसको डेलीगेट करता था, इंटरनली उसको यूज करवाता था डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री को। और डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री जो है ये भी खुद रीड नहीं करता, ये खुद नहीं रीड करता, इसके पास एक अदर क्लास है जिसका नाम है, XML बीन डेफिनेशन रीडर। तो ये अपने काम को डेलीगेट करता है, कहता तुम पढ़ो भाई, जो भी XML बनाया गया है वो उसको तुम पढ़ो, तुम समझो, तुम जानो, मुझे बस बताओ कि बीन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट कब बनाना है और कितना मल्टीपल रखना है या एक ही रखना है, ये तुमको XML का कन्फिग्रेशन फाइल, यस और नो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्फिगरेबल लिस्टेबल बिन फैक्ट्री एंड बिन डेफिनेशन रजिस्टर इंटरफेसेस, काफ़ी सारा चीज़ है इसमें, आप पढ़ सकते हैं, बट यहाँ हम लोग समझते हैं नॉर्मली। ठीक, तो ये क्या काम कर रहा होता है, ये क्या काम कर रहा होता है ऐसे, ये तो कोड वाला लाइन है, यहाँ पे देखते हैं कि इसका प्रयोग करने का क्या है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो सबसे पहला फ़ायदा ये है डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का कि ये मल्टीपल पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद मल्टीपल का तो अलाउ करता ही है। इट डायरेक्टली रिकॉग्नाइजेज द स्प्रिंग बिन्स विदाउट पासिंग टू अनदर क्लास। ये स्प्रिंग बिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे XML बिन फैक्ट्री मैंने अभी आपको बताया, XML बिन फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री पर डिपेंडेंट था, किस लिए, स्प्रिंग बिन को रजिस्टर करवाने के लिए। रजिस्टर का मतलब रिकॉग्नाइज, मतलब पहचानने के लिए, मतलब जानने के लिए कि हाँ भाई वो स्प्रिंग बिन है, इसको एक्टिवेट करो, राइट। तो ये डायरेक्टली यू रिकॉग्नाइजेज द स्प्रिंग बिन्स विदाउट पासिंग टू अनदर क्लास। इसको अपने काम को दूसरे पास नहीं करता है, खुद ही रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई ये क्लास A जो है हमारा स्प्रिंग बिन है, B जो है स्प्रिंग बिन है, राइट। दूसरा पॉइंट कि इट अलाउज टू पास multiple XML file as a Spring Bean configuration file by the help of XML Bean Definition Reader. फाइन, कह रहा है कि ये अलाउ करता है डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। दूसरा पॉइंट पे हम लोग, पहला कि इजिली रिकॉग्नाइज कर देता है खुद ही स्प्रिंग बिन को। दूसरा पॉइंट है कि XML बिन फैक्ट्री एक क्लास है जो जिसका प्रयोग करके ये क्या करता है, XML बिन फैक्ट्री को XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करता है और लोड करवाता है। ठीक, और एक टाइम में मल्टीपल XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ये रीड करवा सकता है, लोड करवा सकता है। कौन, डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। किसका प्रयोग करके अंडरनीथ, मतलब इसके इंटरनली किसका प्रयोग करेगा, XML बिन डेफिनेशन रीडर। एक अलग से क्लास है XML बिन डेफिनेशन रीडर जिसका ये हेल्प लेता है, कौन, डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। ठीक है, तो दो क्लासेस हैं, डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री जो स्प्रिंग बिन को रजिस्टर करेगा, दूसरा XML बिन डेफिनेशन रीडर है। जो XML बिन डेफिनेशन रीडर है वो क्या करता है, XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पकड़ता है, रीड करता है, प्रोसेस करता है, लोड करता है ना, ये काम कर रहा होता है। ठीक, इसमें क्लास होता है जो क्लास XML बिन डेफिनेशन रीडर, इसके बाद एक मेथड होता है लोड बिन डेफिनेशन, उसकी वजह से आगे देख रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि जब आप इसका प्रयोग करेंगे डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का, तो आपको रिसोर्स का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि XML बिन फैक्ट्री तो खुद ही वो रीड कर लेगा ना, आपको रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बना करके रिसोर्स के जैसा वहाँ पर यूज नहीं करना है। फाइन, रिसोर्स का प्रयोग आप नहीं कर रहे होंगे।
आगे। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट लोड बिन डेफिनेशंस का हम लोग प्रयोग कर रहे होंगे XML बिन डेफिनेशन रीडर में। आई होप आपको ये तीनों फायदे समझ में आएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा है कि द परफॉर्मेंस टुवर्ड्स रीडिंग एंड प्रोसेसिंग द XML फाइल इज वेरी गुड। ये जो परफॉर्मेंस है XML फाइल को रीड करना और उसको प्रोसेस करना बहुत अच्छा है। कहाँ? डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री में भाई, ठीक है, क्योंकि ये किससे काम करवा रहा होता है भाई? XML बिन डेफिनेशन रीडर से। स्प्रिंग बिन को खुद ही मैनेज करता है वो डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री, बट जो रीड करता है XML कन्फिग्रेशन फाइल जो आप लिखते हैं, कन्फिग्रेशन करते हैं स्प्रिंग बीन्स का, वो कन्फिग्रेशन फाइल को रीड करवाने के लिए, प्रोसेस करवाने के लिए XML बिन डेफिनेशन रीडर का प्रयोग किया जाता है। उसका हेल्प लेता है डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए आप डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री ये क्लास है, तो ऑलरेडी हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस ये फॉलो किया एक स्टैंडर्ड, ताकि नल ले लिया पहले मैंने वैल्यूज, फिर हमने बनाया कि भाई फैक्ट्री पहले बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री पहले बनाएंगे। जी हाँ, क्योंकि XML बिन फैक्ट्री को हमें फैक्ट्री देना होता है, राइट। ये XML बिन फैक्ट्री हमसे कहता है कि भाई फैक्ट्री दो, जो आपको IOC कंटेनर है दो, तब ना वो रेडी करवाऊँगा स्प्रिंग फैक्ट्री को खोल करके हम डॉक्यूमेंटेशन में। और ये हमने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, डॉक्यूमेंटेशन खोल रखा है, देखिए डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का, ठीक। तो डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री आपको जाके गूगल पे लिखना है और वो आपको दे देगा अपना जो भी 5.3.20 जो API है, उसके हिसाब से आप देख लेंगे। यहाँ समझते हैं, तो यहाँ समझते हैं ज़रा। ये देखिए कि ये जो डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री है क्लास है ना। अब इस क्लास में इसका जो इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस होगा, देखिए इतना सारा इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस हम लोग ये सब देख ले रहे हैं, ठीक है। और एक सब क्लास है XML बिन फैक्ट्री। तो XML बिन फैक्ट्री भी मैंने आपको बताया कि XML बिन फैक्ट्री भी खुद किसका प्रयोग करता था? डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री को, जो भी स्प्रिंग बिन्स मिलते थे XML बिन फैक्ट्री को, उसको रजिस्टर करवाने के लिए, एज अ बिन रिकॉग्नाइज करने के लिए, बताने के लिए स्प्रिंग कंटेनर को कौन यूज कर रहा होता था? डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का प्रयोग हो रहा था। किसके द्वारा? XML बिन फैक्ट्री के द्वारा। तो ये काम अपना XML बिन फैक्ट्री एक्चुअली में अपना काम किससे करवा रहा होता था? डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री से। लेकिन XML बिन फैक्ट्री का ये काम था, डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का ये काम नहीं है। ये खुद ही रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई क्लास A स्प्रिंग बिन है, क्लास B स्प्रिंग बिन है, C बिन है, क्लास डेट बिन है, जो भी आपने बिन डेफिनेशन में डाला है वो एग्जैक्टली। अब ये जो बिन जो ये कन्फिगरेशन करता है ना, ये खुद से ये कन्फिगर नहीं करेगा डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन। ये जो कन्फिगर का मतलब वो जो रीड करता है कन्फिगरेशन फाइल को, ठीक है, वो जो प्रोसेस करता है, जो लोड करता है, वो सब प्रोसेस और लोड कौन करेगा इसकी जगह पर? इसके साथ एक हेल्पर क्लास है जिसका नाम है XML बिन डेफिनेशन रीडर। क्या नाम है उस क्लास का? XML बिन डेफिनेशन रीडर। अगर आप उस क्लास को खोलें तो ये देखिए, ये क्लास की मदद से XML बिन कन्फिगरेशन फाइल को रीड किया जाता है, लोड करवाया जाता है। किसके लिए? डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री के लिए। यस और नो? यस। समझते हैं कैसे। देखिए ये जो XML बिन डेफिनेशन रीडर है, इसके पास एक मेथड होता है लोड बिन करके, ठीक है, लोड बिन डेफिनेशन करके। और इसके काफ़ी सारे आपको वो मिल जाएंगे ओवरलोडेड इसके फॉर्म्स। देखिए ओवरलोडेड मेथड है इतना सारा, ठीक है। तो यहाँ पर रिसोर्स भी डाल सकते हैं, बट रिसोर्स डालना ऑप्शनल है, एज यू विश। अगर डालना है तो डालिए, नहीं बनाना तो मत बनाइए। और अगर देखिए इतना सारा इनकोड, इनपुट, रिसोर्स और काफ़ी सारी हैं चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको इसको छोटा करके दिखाता हूँ। जब हम इसको ऑल मेथड्स में जाएँ थोड़ा और जरा देखें, यहाँ पर जो लोड इसमें एक होगा आपका, एक काम करते हैं, बिन डेफिनेशन रीडर जो है XML बिन डेफिनेशन रीडर, देखिए इसमें एक ऑल इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस है ना, ऑल इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस। अगर आप इस बिन डेफिनेशन रीडर पे जाएं, ये जो बिन डेफिनेशन रीडर एक इंटरफेस है, इसी का इम्प्लीमेंटिंग क्लास है कौन? XML बिन डेफिनेशन रीडर। जब आप XML से काम करेंगे तो XML बिन डेफिनेशन रीडर को यूज करेंगे। जब आप प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ फाइल का प्रयोग करेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ बिन डेफिनेशन का रीडर का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप ग्रूवी में लिखेंगे तो ग्रूवी में यूज कर लेंगे। जब आप एब्स्ट्रैक्ट बिन डेफिनेशन रीडर, ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है आपका एक, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, तो ये जो XML बिन डेफिनेशन रीडर है, ये इंटरफेस है एक बिन डेफिनेशन रीडर का, ठीक है। ये इंटरफेस है जो इम्प्लीमेंट करता है XML बिन
डेफिनेशन रीडर। इसमें एक क्लास है, इसमें एक मेथड है, सॉरी, इसमें मेथड है जिसका नाम है लोड बीन डेफिनेशन। देखिए लोड बीन डेफिनेशंस स्ट्रिंग इंट टाइप का है, ठीक, यही लोड करवाता है। यहाँ पर स्ट्रिंग आपको लोकेशन देना है एज अ स्ट्रिंग, आप लोकेशन देंगे बस आपका काम हो गया। अब इसका ध्यान रखिएगा, ये जो इसका इंट टाइप जो है, रिटर्न टाइप इंट क्यों है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ बीन्स आपने कॉन्फ़िगर किया है, मान लीजिए हमने स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में लिखा, एक बिन आईडी दिया एक क्लास के लिए, दूसरा बिन आईडी दिया दूसरे क्लास के लिए, तीसरा बिन आईडी दिया तीसरे क्लास के लिए, तो हमने 3 बिन कॉन्फ़िगर करवाया ना, तो वो 3 नंबर ऑफ बिन का कितना डेफिनेशन है, नंबर ऑफ बीन्स कितना काउंट हुआ, वो आ जाएगा, ये रिटर्न करेगा लोड बिन डेफिनेशंस। अगर आप 10 बिन बनाते हैं, 10 बिन असाइन करते हैं अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में, तो 10 रिटर्न करके देगा आपको लोड बिन डेफिनेशंस। कैसे जरा समझते हैं इसको, कोड करके समझेंगे इसको कि क्या फ़ायदा है। वो चारों फायदे आपके अभी देखिए हम लोग कोड करते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर माई ऐप, ये जो हमारा सेटर इंजेक्शन है इसी में हम प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इनको जो है करवा देते हैं कॉमा, ये कमेंट। अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ये रिसोर्स जो है, रिसोर्स को भी कर लेते हैं कमेंट, क्योंकि ऑप्शनल है रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनाना, तो हमने कर लिया कमेंट। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और काम करता हूँ अपना, मैं बनाऊँगा ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का, क्योंकि वो एक क्लास है, तो मैंने लिखा डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। लीजिए आ गया, ये इंपोर्ट हो गया होगा ऊपर, इक्वल टू न्यू डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। ठीक है, ये करवा लिया हमने इंपोर्ट। देखिए आपका जो है डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री ये रहा, ये इंपोर्ट हो गया। ठीक, इसको मिनिमाइज करते हैं थोड़ा और बड़ा करके समझेंगे। कोड हम यहाँ कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। मैं कोड लाइन नंबर 28 से अभी स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 24 से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। अब इसका एक हेल्पर क्लास है जिसका नाम है एक्सएमएल बिन डेफिनेशन रीडर। वही क्लास आपके एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करेगा, तो रीड करवाने के लिए उसका ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, वो भी एक क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे एक्सएमएल बिन डेफिनेशन रीडर। ये भी इंपोर्ट हो गया होगा। अब लिखते हैं रीडर, इसका नाम दे देते हैं रीडर इक्वल्स न्यू एक्सएमएल बिन डेफिनेशन रीडर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पास कर सकते हैं, ये देखिए एक फैक्ट्री मांगेगा रजिस्ट्री। पहले बताना पड़ेगा इस रीडर को, पहले आपको ये बताना है, इस रीडर को पहले आपको ये बताना है कि जो रीडर आप प्रयोग करना चाहते हैं किसके लिए प्रयोग करना चाहते हैं, क्या रजिस्ट्री है, कौन सा फैक्ट्री है। तो ये हम देखिए, अगर आप एक्सएमएल बिन डेफिनेशन रीडर में जाएं, ठीक है, अगर मैं एक्सएमएल बिन डेफिनेशन रीडर में हूँ, ठीक है, एक्सएमएल बिन डेफिनेशन रीडर, इसका जो क्लास है वो खोलते हैं। एक्सएमएल बिन डेफिनेशन रीडर कहाँ गया भाई, थोड़ा नीचे आ जाइए, ऊपर आइए, और एक्सएमएल बिन डेफिनेशन रीडर, इसका ज़रा कंस्ट्रक्टर देखते हैं। ये अगर आप कंस्ट्रक्टर में जाए तो देखिए ये आपसे एक डिमांड करेगा बिन डेफिनेशन रजिस्ट्री। अब ये बिन डेफिनेशन रजिस्ट्री एक इंटरफेस है, तो इंटरफेस अगर है, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक्सएमएल बिन फैक्ट्री का, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा हमको जी। तो कंस्ट्रक्टर की जब यहाँ पर कॉलिंग होगी तो ये हमसे डिमांड करेगा बिन डेफिनेशन रजिस्ट्री का एक इंस्टांस। तो ये बिन डेफिनेशन रजिस्ट्री तो एक इंटरफेस है, तो जब ये इंटरफेस है तो क्या हम इसके एक इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, बिल्कुल एज आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। तो जब ये यहाँ देखेंगे इसके इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस में, तो आप यहाँ आइए और देखिए आपको मिलेगा, देखिए एक्सएमएल बिन फैक्ट्री बीसी का पार्ट है, और यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री आपको मिल गया। तो डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट इसकी जगह पर हम पास कर देंगे। यस, तो हमने ऑलरेडी बना रखा है जिसका नाम हमने फैक्ट्री दिया जा रेफरेंस, तो फैक्ट्री हमने यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि भाई ये ले फैक्ट्री। अब रीडर के पास एक क्या है, इस एक्सएमएल बिन फैक्ट्री एक्सएमएल बिन डेफिनेशन रीडर के पास एक क्या है, लोड बिन डेफिनेशन नाम का मेथड। अब जब लोड बिन डेफिनेशन नाम का मेथड है तो ये देखिए आपको जो स्ट्रिंग है लोकेशन, ठीक है, यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है, ये एक्चुअली जो रेफरेंस है आपका इंटरफेस है बिन डेफिनेशन रीडर, वो इंटरफेस से आ रहा है, राइट, इसका ये मेथड की कॉलिंग। यहाँ पर हम पास कर देंगे चुपचाप अपना लोकेशन ऑफ द स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो लोकेशन हमारा है com/coderx अंकित/cfgs/apply
एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, करेक्ट। यहाँ देखिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा है कन्फिगरेशन com.coderex अंकित में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, तो हमने दे दिया, ठीक। क्या हमने रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनाया अभी तक? नहीं। तो रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनाना ऑप्शनल है, अभी समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ समझते हैं एंड लेट्स मिनिमाइज इट द कंसोल। वो तो हमारा पहले से काम कर रहा था, अब यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ये तो रीड किया है अभी, ठीक। ये आराम से हमने रीड करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, ये एक्टिवेट हो गया आपका डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। यहाँ पर आपको ऐसे कर देना। अब फैक्ट्री से हम क्या बोलेंगे कि फैक्ट्री भैया जब आप रेडी हो गए हैं तो गेट बीन, मुझे बीन दीजिए जिसका नाम है आईडी, जो भी हमने आईडी दिया है इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में मैसेज जनरेटर अपने टारगेट क्लास का दिया है। तो मैं कहूँगा कि भाई गेट बीन मैसेज जनरेटर जाके देखो भाई, है तो बनाओ, नहीं है तो मतलब बना करके दो, लेकिन रिटर्न करो, सब कुछ करो, ठीक है। फाइनली तो ये मैं रिटर्न करेगा इंस्टेंस मैसेज जनरेटर का, और मैं इसको टाइप कास्ट कर ले रहा हूँ यहीं पर। तो टाइप कास्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कैसे करना है। यहाँ पर डॉट क्लास प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, इसका इंटरनली कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पिछली वीडियोज़ में, इसलिए बोलता हूँ बार बार पिछली वीडियोज़ देखिए। डॉट क्लास, ये डॉट क्लास कैसे काम करता है मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, राइट। अब यहाँ पर हम जाते हैं और लिखते हैं कि भाई ये क्या रिटर्न कर रहा है हमें, मैसेज जनरेटर। तो मैसेज जनरेटर ये हमारा ऊपर बना हुआ है जिसमें नल है, तो इसको हम पेस्ट करके इक्वल कर देना है। तो ये हमारा मैसेज जनरेटर बन गया। अब साउट कर लेते हैं मैसेज जनरेटर डॉट जनरेट मैसेज, ये इसमें नाम पास कर देते हैं अंकित एंड सेव करते हैं एंड इस पर क्लिक करके रन करवा लेते हैं प्रोजेक्ट को। सी यार, गुड इवनिंग अंकित आया हमारे सिस्टम के टाइम के अकॉर्डिंग। अभी शाम हो रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट, लगभग 7-8 बज रहा है। तो ये हमारा सब कुछ काम कर रहा है, राइट। गुड इवनिंग, इसका मतलब सब काम कर रहा है। अब मैंने बोला कि भाई ये जो यहाँ पर XML बीन डेफिनेशन रीडर में जो क्लास है लोड बीन डेफिनेशन, ओके, जो लोड बीन डेफिनेशन जो आपका क्लास है, कहाँ गया हमारा भाई XML बीन डेफिनेशन रीडर, लोड बीन डेफिनेशन, ठीक है। अगर आप इसी को खोले सब तो ओवरलोडेड ही है, और अगर आप देखें यहाँ से लोड, इसमें देखते हैं, अगर इस यहाँ पर तो खैर दूसरा मांग रहा है बट स्टिल चीज़ें तो सेम रहेंगी, है ना। तो लोड डेफिनेशंस में देखिए यहाँ पर इंट है, तो कह रहा है कि रिटर्न्स द नंबर ऑफ बीन डेफिनेशन फाउंड, है ना। अगर आप बीन डेफिनेशन रीडर में जाएं और यहाँ पर देखें लोड बीन डेफिनेशन स्ट्रिंग रिसोर्स वाला स्ट्रिंग लोकेशन, क्या है यहाँ पर इंट लोड बीन डेफिनेशंस, और इंट क्या रिटर्न करेगा, द नंबर ऑफ बीन डेफिनेशन फाउंड। तो जरा यहाँ देखिए XML फाइल में हमने कितना बीन बनाया है, क्या 2 बीन्स बनाए हैं, एक ये बीन और एक ये बीन, डिपेंडेंट भी तो आपका बीन ही है ना, एक ये बीन कन्फिगर किया, एक ये बीन बनाया, तो 2 बीन्स हमने बनाया है। इसको 2 कायदे से 2 रिटर्न करना चाहिए, तो हम इसको देख लेते हैं कैसे रिटर्न करेगा। तो ये इंट रिटर्न करेगा ना लोड बीन डेफिनेशंस, तो हम इसको एक इंट और लिखते हैं काउंट बीन, काउंट बीन में मैंने इसको डाल दिया एंड साउट करवा लेते हैं काउंट बीन को, ये काउंट रिटर्न करेगा, ओके। और यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा हम लिख देते हैं काउंट ऑफ बीन इज एंड जस्ट रीरन द प्रोजेक्ट। सी यार क्या रिटर्न कर रहा है 2, ये देखो काउंट ऑफ बीन इज 2। अगर यहाँ पर एक और बीन रहता, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ डेमो, और मैं इस बीन में कन्फिगर कर दे रहा हूँ, कुछ काम नहीं है उसका, बस हम यहाँ पे कन्फिगर करते हैं कि बीन आईडी डेमो डाल देते हैं, ठीक है। क्लास इक्वल्स com.coderex अंकित डॉट बीन्स डॉट डेमो। अब हमारे पास 3 बीन हो गए, क्या हमारे पास नंबर ऑफ बीन्स 3 हो गए। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ बीन्स 3 है, तो अगर अब मैं रन करूं इसको तो ये 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि वो 3 बीन्स को पढ़ पा रहा है भाई, उसमें 3 है। तो जितने डेफिनेशन बीन के मिलेंगे उतना वो रिटर्न कर देगा लोड बीन डेफिनेशंस, ठीक है। तो काउंट ऑफ बीन इज 3। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है हमारा डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन और कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, ये चीज़ हम बनाएंगे और यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक।
इन केस अगर आप, एक और चीज़ है, मान लीजिए ये लोकेशन आप जो डाले हैं स्ट्रिंग, ये नहीं डालना चाहते हैं, तो देखिए इसमें ओवरलोडेड मेथड्स पड़े हुए हैं ना बहुत सारे बीन XML बीन डेफिनेशन में। यहाँ पर इनकोडेड रिसोर्स है, और अगर आप जाएं नीचे में तो देखिए रिसोर्स भी है ना, रिसोर्स भी आपसे मांग रहा है, तो ये रिसोर्स भी आप डाल सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर अगर हम कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं ये सब चीज़, ठीक। हमने ऊपर रिसोर्स ऑलरेडी बना रखा है ना, हमने ऊपर रिसोर्स को ऑलरेडी बना रखा है। कहाँ गया ये, बस इसको अनकमेंट कर देते हैं। अब सेव करते हैं, तो ये रिसोर्स को अगर हम यहाँ इंजेक्ट कर दें इस लोड बिन डेफिनेशन के पास, और इसको सेव करें और रन करें तो भी रन हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि उससे वो रिसोर्स से उठाएगा, इस बार जो उठा रहा है वो रिसोर्स से उठा रहा है। हमने बाय डिफ़ॉल्ट खुद से जो नाम लिखा था, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, हमने जो नाम लिखा था मतलब लोकेशन स्ट्रिंग में, वो नहीं दिखा, उससे नहीं उठा रहा है, ये इस रिसोर्स की वजह से। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो रिसोर्स तो चला गया हमारा, नहीं है अब। तो अब रन करूँ तो देखिए आएगा एरर प्रोजेक्ट में। अब ये प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा एरर, देखिए, है ना। तो यहाँ पर कुछ है नहीं। अगर अब मैं यहाँ पे गलत लोकेशन डाल दूँ, मैं डाल देता हूँ लोकेशन/src, कुछ भी गलत लोकेशन ये है ना, तो गलत लोकेशन मैंने डाल दिया, तो गलत लोकेशन डालूंगा और रन करूँगा तो भी गलत आएगा भाई, क्योंकि ये बोलेगा, देखिए आ गया ना इस बार बिन डेफिनेशन स्टोर एक्सेप्शन, ठीक है। अगर मैं सही लोकेशन डालता हूँ यहाँ पर तभी वो काम करेगा। कहाँ गया है भाई हमारा ये, ठीक है, हमने डाला com/coderx अंकित/cfgs/ application context.xml. save it and rerun the project. Now it will work again very fine. क्या हमारा काम कर रहा है, काउंट ऑफ बिन इज 3, क्योंकि हमने 3 बिन्स दिए हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका ऑब्जेक्ट आपको बनाना है डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का। अब इस फैक्ट्री को बताना पड़ता है कि जब रीड करेंगे तो किसके लिए रीड करेंगे, तो ये जो XML बिन फैक्ट्री, XML डेफिनेशन है, ये रीडर है, XML बिन डेफिनेशन रीडर है, ये एज अ हेल्पर क्लास बिहेव करता है इस फैक्ट्री के लिए। और आपको बताना पड़ता है कि कौन सा जो रजिस्ट्री है, कौन सा फैक्ट्री है, उसको आप देना चाहते हैं। तो ये इस फैक्ट्री के लिए तो हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया, और उसके बाद लोड बिन डेफिनेशन चला देंगे तो लोड हो जाएगा और रीड कर लेगा। उसके बाद हमने सब कुछ डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाया गेट बिन मेथड से और कॉल कर दिया अपना बिजनेस मेथड। तो क्या अब चीज़ें समझ में आ रही है, काम कर रहा है आपका डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री, अच्छे से समझ में आया, दिमाग में गया? आई होप अच्छे से एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यही है हमारा डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। एक बार ज़रा फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कोड है ऊपर वाला, तो इस तरीके से हमने कोड किया। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, डायरेक्ट रिकॉग्नाइज करता है, डायरेक्ट पहचान लेता है कि हाँ भाई ये स्प्रिंग बिन है, किसी क्लास पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, XML बिन डेफिनेशन रीडर को एज ए हेल्पर क्लास ये इसका सपोर्ट करता है, XML बिन डेफिनेशन रीडर डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री को, ताकि और भी जो है प्रोसेस करने का, XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करने का, रीड करने का प्रोसेस बहुत स्पीड में हो सके और काफ़ी आसान हो जाए। और नो नीड टू क्रिएट रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनाना बिल्कुल ऑप्शनल है, तो हम उससे बच गए, है ना। अभी मैंने आपको दिखाया, अदरवाइज आप रिसोर्स का ऑब्जेक्ट चाहें तो बना भी सकते हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया, राइट। टू द परफॉर्मेंस टुवर्ड्स रीडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ XML फाइल इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा बढ़ जाता है परफॉर्मेंस किसके रिगार्डिंग, रीड करना, और जब XML को प्रोसेस करना होता है काफ़ी आसान हो जाता है, काफ़ी मस्त हो जाता है इसमें डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का। तो आगे हम लोग यूज करेंगे डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री का, ठीक है। और XML बिन फैक्ट्री मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया था ताकि वो आसान था शुरू में समझना। अब हम लोग धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे और समझेंगे, तो ये भी एक आसान सा प्रोसेस बनता चला जाएगा समझने में। तो आई होप कि आपको इन्जॉय कर रहे होंगे और आपको ये समझ में आया होगा कि डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री बहुत अच्छे से काम करेगा, राइट, यस। एंड कैसे काम करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, फाइन यार। अब जरा आगे बढ़ते हैं, और ये अब वीडियो का पार्ट 2, ये सब मैं क्लोज करता हूँ। नाउ दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, ओके। नाउ दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। मुझे एक MS पेंट की ज़रूरत पड़ेगी पार्ट 2 समझाने के लिए, इसका कोई लेना देना नहीं है पार्ट 1 से, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, एक है हमारे पास फाइल सिस्टम रिसोर्स, ठीक है। एक है हमारे पास कौन सा क्लास है, एक फाइल सिस्टम रिसोर्स है, एंड एक है हमारे पास क्लास पाथ रिसोर्स। क्या है भाई, एक हमारे पास है क्लास पाथ रिसोर्स। जरा ध्यान से समझिएगा भाई, ये फाइल सिस्टम रिसोर्स जो है, फाइल सिस्टम रिसोर्स, और हमारे पास क्या है
क्लास पाथ रिसोर्स, ठीक है, फाइल सिस्टम रिसोर्स और क्लास पाथ रिसोर्स एक्चुअली में एक क्लास है, ठीक, ये दोनों एक क्लास हैं, ठीक ना, ये दोनों एक क्लास हैं, ओके। अब एक कॉमन इंटरफेस है जिसका नाम है रिसोर्स, ये क्या है भाई, कॉमन इंटरफेस है जिसका नाम क्या है, रिसोर्स, ये कॉमन इंटरफेस है जिसका नाम है रिसोर्स, और ये सब इसको करते हैं इम्प्लीमेंट्स, ये इसको इम्प्लीमेंट करता है, ये इसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स, समझ रहे हो ना, इम्प्लीमेंट्स, ये दोनों एक ही, इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो क्लास है आपका फाइल सिस्टम रिसोर्स, ये अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ 5.3.0, ये देखिए जो रिसोर्स है आपका वो एक्चुअली में लोकेशन और जो आपका स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन है उसको होल्ड करने के लिए यूज होता है ना। तो फाइल सिस्टम रिसोर्स एक क्लास है जिसका एक इंटरफेस है, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स, ये तो थोड़ा इधर चले गए, ये देखिए रिसोर्स इसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता, यस, तो ये हमारा इंटरफेस रिसोर्स, ठीक है, इंटरफेस फॉर रिसोर्स डिस्क्रिप्टर दैट अब्स्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द एक्चुअल टाइप, ये वही है कि भाई एन एक्चुअल इनपुट स्ट्रीम कैन बी ओपन फॉर एवरी रिसोर्स, जहाँ पर आप URL डाल करके फाइल का लोकेशन डाल करके चीज़ों को, नाम को, लोकेशन को होल्ड करवा सकते हैं, राइट, उसके लिए यूज हो रहा होता है। तो फाइल सिस्टम रिसोर्स जो है वो आपके किसी भी फाइल से, आपके सिस्टम के किसी भी फाइल से लोकेशन को और उस फाइल को और उस फाइल के लोकेशन को होल्ड करके रखता है, कहीं भी किसी भी फाइल को, ठीक ना, कौन, फाइल सिस्टम रिसोर्स। देखिए यहाँ पर फाइल देंगे, फाइल का जो भी हम पाथ है वो देंगे और किसी भी डायरेक्टरी से दे देंगे, तो कौन यूज करता है, वो फाइल सिस्टम रिसोर्स, ठीक है। तो फाइल सिस्टम रिसोर्स जो है ये क्या यूज कर रहा होता है भाई, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर अगर आपको इसके बारे में बताऊँ कि फाइल सिस्टम रिसोर्स, ओके, ये फाइल सिस्टम रिसोर्स, ओके, तो जो फाइल सिस्टम रिसोर्स है वो क्या काम करता है, जरा देखिएगा कि फाइल सिस्टम, ये पहले तो रिसोर्स है, ये क्लास है, तो क्लास अगर इसका आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट मेक्स द IOC कंटेनर टू सर्च एंड लोकेट, ठीक है, क्या करवाता है, सर्च एंड लोकेट करवाता है, लोकेट द स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम एब्सोल्यूट पाथ और ईदर फ्रॉम, यहाँ पर अगर मैं कर दूँ तो और अच्छा रहेगा, ईदर फ्रॉम एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। अब रिलेटिव पाथ जो है आपका, रिलेटिव पाथ ऑफ द फाइल सिस्टम, रिलेटिव पाथ, यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ रिकमेंडेड, ये भाई ये रिकमेंडेड है, किसको प्रयोग करना रिकमेंडेड है, इस रिलेटिव पाथ को, क्या इम्पॉर्टेंट है वो समझिएगा। ये जो एब्सोल्यूट पाथ है और जो रिलेटिव पाथ है इसमें एक अंतर है, ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में अंतर है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा जो स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ आते हैं और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जरा इसका ओपन करते हैं, और सिर्फ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का है हमारा, यहाँ रहा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोलें, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, तो ये जो आपको लोकेशन दिखा रहा है इसका एग्जैक्ट पाथ है। अगर इस पर मैं क्लिक कर दूँ इस बटन पर, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं मैग्नीफायर का प्रयोग कर लेता हूँ भाई, मैग्नीफायर, ज़रा यहाँ देखिए, ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये लोकेशन दिख रहा है एग्जैक्ट इस बिन फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन .xml का। अगर मैं इसको क्लिक करूं और इसका देखिए क्या खुलेगा, उसका फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा जहां पर वो मौजूद है। तो ये यहाँ पर मौजूद है हमारे इस
फोल्डर के पास, ठीक। तो ये इसका एब्सोल्यूट पाथ है। तो एब्सोल्यूट पाथ कभी भी आप वहाँ पर नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे उसका ज़रा समझते हैं। कि मान लीजिए कि आपने डाल दिया, आपके सिस्टम में ये जो ई ड्राइव में रखा हुआ है या डी ड्राइव में रखा हुआ, मेरे में डी में रखा हुआ है। मैं जब क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट बना करके सबमिट करूंगा, मैं उसको दूंगा, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल डी ड्राइव में नहीं हो सकता, उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल पूरा चेंज हो जाएगा ना, लोकेशन पाथ तो पूरा चेंज हो जाएगा ना। वो हो सकता है अपने फाइल्स को जो मैंने दिया है प्रोजेक्ट उसको ई ड्राइव में रखे। अब ई ड्राइव में रख करके जब वो चलाएगा तो क्या दिक्कत होगा, उसको तो मिलेगा ही नहीं, तो आपको तो एरर मिल जाएगा ना अगर आप यहाँ पर गलत डालेंगे तो एब्सोल्यूट पाथ बहुत रॉन्ग चॉइस है। जब आप क्लाइंट को एप्लीकेशन दे रहे हैं तो एब्सोल्यूट पाथ यूज नहीं करना आपको, यस और नो, एब्सोल्यूट पाथ यूज नहीं करना। इसीलिए अगर आप सेम सिस्टम अपने पर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगर मैं पूरा इसको मैं कॉपी कर दूं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से कॉपी कर दूं इसको थोड़ा इधर करके, मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँ और इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ और ये एब्सोल्यूट पाथ मैं डाल देता हूँ। इस पहले तो मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज ऑल, और मैं खोलता हूँ सिर्फ इसको, ठीक है। ये XML कन्फिगरेशन हो गया हमारा। और इसमें भी मैं खोलता हूँ इस ऐप वाले सेक्शन को, इसमें जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का टेस्टिंग कोड हमने लिख रखा है इसको। अब देखिए ये जो हमने फाइल सिस्टम रिसोर्स लगाया है, ये जो लोकेशन डाला है आधा डाला है ना, मैं इसका एब्सोल्यूट लोकेशन डालता हूँ। एब्सोल्यूट का मतलब बोलते हैं ना कि एब्सोल्यूटली मैं बता रहा हूँ तुमको ये करो, है ना, एब्सोल्यूटली अच्छा ही होगा, राइट। ये मैंने देखा, देखिए जैसे मैंने पेस्ट किया तो डबल बैक स्लैश आ गया, मतलब एक फोल्डर के बाद ही इसका मतलब हुआ। इसको बोलते हैं जावा एस्केप सीक्वेंस, बट ओके। ये इस तरीके से आपका एब्सोल्यूट पाथ है। तो अगर ये डी ड्राइव में है तब तो रन कर जाएगा। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके रन करवाता हूँ, अगर रन करेगा तो इसका मतलब कि ये फाइंड कर ले रहा है और डी ड्राइव में हमारा पड़ा हुआ ही है, मैंने एब्सोल्यूट पाथ देखा। तो ये देखिए हमारा काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखें, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज करें और प्रॉपर्टीज में लोकेशन देखें, तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट पाथ है। ये क्या हुआ, एब्सोल्यूट पाथ है आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। तो ये एब्सोल्यूट पाथ आपको नहीं डालना है। क्यों, मान लीजिए कल को प्रोजेक्ट चेंज हो गया, कल को मैंने प्रोजेक्ट ई ड्राइव में रख दिया, तो अगर मैंने प्रोजेक्ट को ई ड्राइव में कॉपी करके रखा तो यहाँ पर इसके लिए तो डी रहेगा, यहाँ पर तो पहले से डी रहेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, कुछ एरर डालते हैं तो अब तो रन नहीं करेगा ना, ये कहेगा भाई स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही मुझे नहीं मिल रहा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यस और नो, यस। तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब प्रयोग किसका करते हैं, किसका यूज करेंगे, जब हम फाइल सिस्टम रिसोर्स का यूज करेंगे। तो फाइल सिस्टम रिसोर्स का जब भी प्रयोग करेंगे तो हमें यूज करना है रिलेटिव पाथ का। किसका, रिलेटिव पाथ का। रिलेटिव पाथ का प्रयोग करने से क्या होगा कि आप जब भी चेंज करेंगे अपने ड्राइव को, अगर ये रिलेटिव पाथ इतना दूर होता है, सिर्फ इसको हटाइए, ऐसे हटाइए, ऐसे हटाइए, हटाइए हटाइए, हटाते जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। SRC से स्टार्ट होगा हमारा, ये मैंने किया क्लोज, सेव कीजिए, रन कीजिए। अभी देखिए ये हम गए SRC में, देखिए ये इसका है रिलेटिव पाथ, फाइन, ये इसका रिलेटिव पाथ है। अब रिलेटिव पाथ को मैंने सिर्फ रखा रिलेटिव, अरे रिलेटिव मतलब समझ रहे ना, आपके प्रोजेक्ट के रिलेशन में, रिलेटिव में, तो आपका प्रोजेक्ट जहाँ भी है, तो आपका प्रोजेक्ट कहाँ है, तो प्रोजेक्ट फोल्डर में, उसके रिलेटिव में एक देखिए सोर्स फोल्डर है ना। तो हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट हमारे फाइल में, हमारे हार्ड डिस्क में जहाँ भी है, उसमें एक सोर्स फोल्डर है, उसके अंदर कॉम फोल्डर है, उसके अंदर कोडर एक संगीत फोल्डर है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये रिलेटिव लोकेशन है और रिलेटिव है, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश से भी, सोर्स कोडर एक्स अंकित स्लैश कॉम स्लैश, सबसे पहले तो हमारा कॉम है, कॉम स्लैश कोडर एक्स अंकित स्लैश CFGS स्लैश ऐप, क्या नाम है इसका, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नेम बीन फैक्ट्री CFG ना .xml, बीन फैक्ट्री .cfg.xml। तो ये क्या है, इसको रन करते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा रिलेटिव पाथ। तो ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज रिलेटिव पाथ, ठीक है। अब मैं अगर कॉपी करके कहीं भी डिस्क में प्रोजेक्ट रखूं, किसी भी हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव में, तो ये इसी के रिलेशन से ढूंढेगा कि भाई जो आपने लोकेशन दिया है वही ढूंढो, ठीक है, ये रिलेटिव लोकेशन। तो रिलेटिव लोकेशन इज ऑलवेज गुड, रिलेटिव पाथ इज ऑलवेज गुड। कॉपी करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, तो ऑलवेज यूज रिलेटिव पाथ भाई, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, रिलेटिव पाथ, रिलेटिव पाथ। तो हमेशा रिलेटिव पाथ को चूज कीजिए,
फाइन ना। अभी तक हमने देखा कि कैसे फाइल सिस्टम रिसोर्स काम करता है और इसका क्या काम है। तो फाइल सिस्टम रिसोर्स आईओसी कंटेनर को कहता है कि भाई सर्च करो, लोकेट करो स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, पर कहाँ से, एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ से, और रिकमेंडेड हमेशा रहेगा रिलेटिव पाथ। यस, नेक्स्ट यार हमारे पास है क्लास पाथ रिसोर्स। द नेक्स्ट वन इज क्लास पाथ रिसोर्स। ठीक है, अब हमारे पास है देखिए क्लास पाथ रिसोर्स। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ लेके आता हूँ फिर से अपने प्रोजेक्ट में। तो ये था हमारा क्या, क्लास फाइल सिस्टम रिसोर्स, है ना। अब यहाँ ज़रा देखते हैं, इसको मैंने कर दिया कमेंट और यहाँ हम लोग आ गए हैं इसी में फाइल सिस्टम रिसोर्स में। अभी ये हमारा सब कुछ रन करेगा, ठीक है। ये हमारा जो ऐप है वो रन कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि भाई आप जो ये रिलेटिव पाथ दे रहे हो ये भी मत दो, ठीक है भाई। मैंने कहा हटाओ यार, मैं सिर्फ बिन फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML लिखना चाहता हूँ। या आपका मन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आपको यहाँ भी ठीक करना पड़ेगा फिर से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये कोडरएक्स अंकित के अंदर एक CFG पैकेज है, ठीक है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा बिन्स के जैसा, तो ये STS का वो है भाई। अगर मैं कभी कभार ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब इसके अंदर ही है वो, ऐसा आप ना समझे कि वो अलग है, ठीक। तो कोडरएक्स अंकित के अंदर जो है एक पैकेज है CFGS, कोडरएक्स अंकित के अंदर एक पैकेज है बिन्स करके, वहाँ है, ठीक। तो मैंने कहा भाई आपने ये कर दो भाई बिन फैक्ट्री डॉट XML। लेकिन जब बिन फैक्ट्री डॉट XML करो, अब मैं रन करवाता हूँ फाइल सिस्टम रिसोर्स से, तो फाइल सिस्टम रिसोर्स को मिलेगा ही नहीं बिन फैक्ट्री डॉट XML। ये बोलेगा देखो भाई फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, बिल्कुल करेक्टली मिला ना, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हम प्रयोग कर सकते हैं क्लास पाथ रिसोर्स का, और मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ क्लास पाथ रिसोर्स और यह स्ट्रिंग दे देता हूँ। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्लास पाथ रिसोर्स। अब मैं जब लिखूँगा क्लास पाथ रिसोर्स, तो ये प्रोजेक्ट के क्लास पाथ से इसको सर्च करता है, प्रोजेक्ट का बिल्ड पाथ या क्लास पाथ से सर्च करता है कि वहाँ देखो कोई बिन फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML नाम का फाइल है कि नहीं है। अब क्लास पाथ कैसे पता चलेगा किसी प्रोजेक्ट का, तो किसी प्रोजेक्ट का क्लास पाथ या बिल्ड पाथ पता करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जावा बिल्ड पाथ में जाइए, और यहाँ देखिए आप लाइब्रेरीज में जा सकते हैं, क्लास पाथ, यहाँ सोर्स में जाइए, सोर्स में देखिए क्या सेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं SRC फोल्डर जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्लास पाथ में सेट है ना। बिल्ड पाथ का मतलब होता है क्लास पाथ, तो क्लास पाथ कहाँ सेट है, SRC फोल्डर पर। तो अगर मैं इसको ओपन करूं और SRC में जाऊं, तो देखिए तो क्या डायरेक्टली SRC फोल्डर में कहीं भी आपको दिख रहा है मैग्नीफायर। चलो मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। क्या आपको इस SRC फोल्डर के अंदर डायरेक्ट कहीं भी बिन फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML दिख रहा है? आई एम श्योर आपको भी नहीं दिख रहा होगा, आपने प्रोजेक्ट में भी अगर नहीं बनाया होगा तो मेरा जो बिन फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो com.coderex अंकित पैकेज के अंदर एक CFGS नाम का पैकेज है, सब पैकेज वहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर मैं अभी भी इसको रन करवाऊँ, तो क्लास पाथ रिसोर्स IOC कंटेनर को कहाँ से लोकेट करवाने की कोशिश करेगा, बिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इस सोर्स फोल्डर से। क्यों? क्योंकि यही सोर्स फोल्डर क्लास पाथ सेट है इस प्रोजेक्ट का। तो क्लास पाथ रिसोर्स क्लास पाथ या बिल्ड पाथ से सर्च करवाता है। तो सोर्स फोल्डर में तो है नहीं, SRC फोल्डर में कहाँ आपको दिख रहा है कोई भी, सब पैकेज दिख रहा है डायरेक्ट। तो अगर मैं रन करता हूँ तो अभी क्या दिखेगा, प्रोजेक्ट को मैंने किया रन। अगर मैंने किया इसको रन, तो आप देखिए आपको मिलेगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यस मिला, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। लेकिन ज़रा मेरी बात अब ध्यान से समझिए, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इस बिन फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML को इस CFGS से यहाँ से मैं कर लेता हूं कॉपी, और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करता हूं इसको इस SRC फोल्डर में। मैंने कर दिया पेस्ट, देखिए तो क्या अब अवेलेबल हो गया हमारा यहाँ। तो अगर अब अवेलेबल हो गया और मैं अब रन करूँ, तो ये SRC फोल्डर से सर्च करेगा, क्लास पाथ से सर्च करेगा। तो क्लास पाथ में तो बिन फैक्ट्री है ही,
है ना, बिन फैक्ट्री XML या एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, जो भी आप नाम देंगे उस बिन फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। मैं रन करता हूँ यार, मैंने किया रन बटन पर क्लिक और मिनिमाइज करते हैं इसको। क्या हमारा रन हो गया भाई? क्या हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ? यस, देखो बिल्कुल अच्छे से रन हो गया। तो समझने वाली यही बात है कि भाई अब ये XYZ कहीं से आ रहा है, वो हमने कोड में किया है ना, तो वो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हो रही होगी, वहाँ पे आ रहा होगा प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ठीक है, क्लास पाथ रिसोर्स से ढूंढ रहा है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर मैं क्लास पाथ का वैल्यू चेंज कर दूं, अभी सोर्स फोल्डर है ना हमारा क्लास पाथ, अगर मैं क्लास पाथ में इसको ऐड कर दूं, इस कॉन्फ़िगरेशन पैकेज को, तो वहाँ से भी अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो अभी तो ये एरर आ जाएगा क्योंकि क्लास पाथ में हमारा है नहीं, राइट। देखो अगर मैं रन करता हूँ तो ये क्लास पाथ से सर्च करेगा और क्लास पाथ में हमारा कुछ है नहीं, वो फाइल बिन कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML, तो यहाँ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मैं क्या करता हूँ, क्लास पाथ की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा करके लाइब्रेरीज टैग में जाऊँगा मैं, और लाइब्रेरीज टैब में जाने के बाद क्लास पाथ पर क्लिक करके ऐड क्लास फोल्डर पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से ऐड क्लास फोल्डर पर क्लिक करके जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 3 कहाँ गया भाई, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट 3 SRC, ठीक है, ये जो हमारा है इसके अंदर कॉम है, और कॉम के अंदर कोडर एक संकेत है, और कोडर एक संकेत के अंदर हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन को ओके करके यहाँ से इसको ओके कर देना। देखिए यहाँ पर क्लास पाथ में मौजूद हो गया ये फोल्डर कॉन्फ़िगरेशन वाला। अब अप्लाई एंड क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से वो हट जाएगा, आपको मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सोचेंगे हमारा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ चला गया, तो डरिए मत, डिलीट नहीं हुआ है वो। देखिए रेफरेंस लाइब्रेरीज में आइए, देखिए आपको दिख रहा है रेफरेंस लाइब्रेरी, और यहाँ पर हमने स्प्रिंग कोर लाइब्रेरी लगा रखा है, जो हमने लाइब्रेरी आपको पढ़ाया था वो, ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। वही जार्स फाइल यहाँ पर लाइब्रेरी बन गई है ना, उसको कन्वर्ट कर दिया था मैंने। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि लाइब्रेरी कैसे बनानी है, राइट। और ये हमारा है रेफरेंस लाइब्रेरीज, तो इस लाइब्रेरीज में ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, ऐड हो गया। अब अगर मैं यहाँ से रन करूँ डायरेक्ट बिना कुछ इसमें चेंजेस किए हुए, तो अब क्लास पाथ हमारा कहाँ सेट है? क्या हमारा क्लास पाथ इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल तक सेट है, कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर तक सेट है? यस। तो अगर मैं रन करता हूँ तो दिस टाइम ऑल्सो माई प्रोजेक्ट विल रन एंड इट इज़ द प्रूफ। रन हुआ तो समझ गए क्लास पाथ रिसोर्स क्या काम करता है। तो क्लास पाथ रिसोर्स कहता है IOC कंटेनर को कि अरे IOC कंटेनर गो एंड लोकेट योर फाइल क्लास पाथ रिसोर्स क्लास ऑब्जेक्ट makes the IOC container to search and locate the spring bean configuration file, a spring bean configuration file from the class path या build path of the project of Eclipse STS or and etc IDE क्लास पाथ और बिल्ड पाथ। तो क्लास पाथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट SRC फोल्डर इज सेट टू इट्स क्लास पाथ या बिल्ड पाथ। क्लास पाथ में SRC फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। यस और नो? आई होप अब आप इसको समझ रहे हो, राइट। तो क्लास पाथ में इस तरीके से आप क्लास पाथ रिसोर्स के साथ काम कर सकते हैं। ये मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सर्च करेगा जो भी आपका क्लास पाथ सेट है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको। और कैसे सेट करना है, तो प्रॉपर्टीज़ टैग में जाना, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है, करके दिखाई दिया, राइट। तो क्लास पाथ भी आप कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। तो फाइल सिस्टम रिसोर्स समझ गए, क्लास पाथ रिसोर्स समझ गए, तो अब हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं फाइल सिस्टम रिसोर्स की जगह क्लास पाथ रिसोर्स, राइट। एंड हम लोग समझ गए डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री, वो भी बहुत अच्छे से। तो आई होप इन सब चीज़ों में अब आपको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड कभी आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको काम करने में, और इंटरव्यूअर कोई पूछेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। यस और नो? टेल मी इन द कमेंट्स यस और नो। मज़ा आ रहा है कोर्स करने में, सीखने में मज़ा आ रहा है आपको? ज़रूर बताना कमेंट में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, टेक केयर।